तो दोस्तों वेलकम माय यूट्यूब चैनल मेटल 2.0 क्लासेज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न लाया हूँ। 4 अंक वाला प्रश्न है ये, जो इस बार परीक्षा में एकदम आने वाले हैं। यूपी बोर्ड 2024 के लिए पहले प्रश्न के लिए आप तैयार हो जाइए समझने के लिए, ताकि आसानी से परीक्षा में जाकर अब इस प्रश्नों को समझ सकेंगे तो लिख सकेंगे, क्योंकि प्रश्न कई बार घुमा के पूछता है। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। असहयोग आंदोलन का मतलब गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन था, जिसमें अंग्रेजों को किसी भी प्रकार से सहयोग न करना था। इसी काम को असहयोग आंदोलन कहा गया है। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के मुख्य क्या कारण थे। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में, ध्यान में रखिएगा, पंजाब और तुर्की के साथ हुए अन्यायों का प्रतिकार और स्वराज की प्राप्ति के उद्देश्य से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात हो रही है, और तुर्की में जो खलीफा को उसके पद से पदच्युत किया गया था उसकी बात हो रही है। आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसका मुख्य कारण निम्नलिखित है। खिलाफत का मुद्दा, वही खिलाफत आंदोलन। पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, जो गोली चलाई गई थी, हजारों लोग मारे गए थे, जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उसी के न्याय की प्राप्ति करने के लिए यह असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। और जो तीसरा कारण था स्वराज की प्राप्ति, मतलब हमारे देश को स्वाधीनता जरूरी थी कि भाई अंग्रेज अब हमारे देश को तुम लोग छोड़ो, तुम लोग बहुत ही प्रकार के क्रूर और अत्याचार कर रहे हो, इसलिए तुम्हें हमारे देश को छोड़कर जाना होगा। इस प्रश्न का यही मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि हमको सिर्फ 4 नंबर के लिए लिखना है, इसलिए हम 2 पेज या 1.5 पेज नहीं लिखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के किन 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ उसके बारे में पूछ रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध नहीं, प्रथम विश्व युद्ध। क्या कारण थे? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व मानचित्र में परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन है? साम्राज्यों के विघटन के साथ साथ ही पोलैंड, नाम क्या बता रहा है? पोलैंड, ठीक है, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया जैसे नए राष्ट्रों का उदय हुआ। समझौता हुआ, संधि हुआ, संधि के तहत कई नए नए स्वतंत्र राष्ट्र बने, जिसमें पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया जैसे नए राष्ट्र बने। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और रूस की सीमाएं बदल गई, क्योंकि इन्होंने तमाम देशों पर कब्जा करके रखा था। तो जब नए राष्ट्र बनेंगे तो अलग देश बनेंगे, तो इनकी सीमा में परिवर्तन जरूर होगा, यानी इनकी जो नक्शे होंगे वो बदलेंगे जरूर, ठीक है। बाल्टिक साम्राज्य रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र कर दिए गए। जो साम्राज्य एक दूसरे के अधीन थे उनको आज़ाद करा दिया गया, और उनको एक नया साम्राज्य या नया राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो ये प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप, यानी उसके युद्ध होने के बाद परिवर्तन हुआ, वही चीज की बात हो रही है। अब तीसरा प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक किन 3 दशाओं का उल्लेख करना है। तो भारत में लोकतंत्र की सफलता के आवश्यक 3 कारण हैं। पहला, शिक्षा का प्रसार। लोकतंत्र की सफलता, लोकतंत्र का मतलब लोकतंत्र, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार कैसे चलेगी, लोगों का अधिकार कैसे मिलेंगे, लोगों के विकास के लिए क्या कार्य होंगे, इसके लिए हमें कौन से तरीके अपनाने होंगे, यही बात हो रही है। तो उसमें पहला हमारा हेडिंग है शिक्षा का प्रसार, यानी शिक्षा का फैलाव। दुनिया में सभी चीज़ें शिक्षा के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। तो शिक्षा, जिस देशों में शिक्षा सबसे ज़्यादा है वो देश सबसे ज़्यादा विकसित हैं, वही देश सबसे ज़्यादा विकसित हैं। जिस देश में शिक्षा का महत्व नहीं है या शिक्षा की तरफ सरकार ध्यान नहीं देती है, वे देश आज भी पिछड़े हुए हैं और हमेशा पिछड़े ही रहेंगे। शिक्षा के प्रसार से लोगों में जागृति लाया जाए, ताकि जनता अपना मतदान के महत्व को समझे। जनता ये जान सके कौन सा नेता बेहतर है, किसको दिया जा सके, ये सब शिक्षा के बदौलत ही। किसको वोट देना चाहिए, वोट देना क्यों चाहिए, ये सारी चीज़ें उनको जानकारी शिक्षा के द्वारा प्रसार करके किया जा सकता है। अगला हमारा जो हेडिंग है वो है निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली। एक निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से एक ईमानदार और उत्तरदायी सरकार को चुना जाए। सरकार, लालच देने वाली सरकारों को न चुना जाए, है ना, अच्छे सरकारों को चुना जाए जो ईमानदार हो और जनता के लिए कार्य करें। यह वादे बड़े बड़े कर लें और युवाओं के, जो युवा पढ़ लिख कर होशियार बन रहे हैं, नौकरी की तलाश करें, उनको नौकरी न मिले, ऐसे झांसा देने वाले सरकारों को हमें नहीं चुनना चाहिए। उस व्यक्ति के बारे में जाना जाए, ताकि वो कैसा है, क्या हमारे लिए कार्य कर सकता है, उससे व्यक्तियों को चुनना चाहिए। तीसरा हेडिंग है हमारा असमानताओं का अंत। सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए। सामाजिक और आर्थिक है, समाज में भेदभाव है, ऊंच नीच का है, गरीब अमीर का है,
तो इन सारी चीज़ों को दूर करना चाहिए, ताकि सभी लोगों को ऐसे नियम बनाने वाली सरकार चाहिए, ताकि लोगों के अंदर ऐसे नियम और कानून बनाए समाज के अंदर, ताकि लोग अपना विकास कर सकें। ऐसी सरकारों को बनाना चाहिए, और इस प्रकार से जब अच्छी सरकार बनेगी तो हमारी जो असमानता है समाज में फैली उसको दूर कर देगी। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया। अगर इसमें आप प्रश्न को समझ सकते हैं तो भी कहिए कि प्रश्न हमको अच्छा लगा, नहीं समझ में आया तो भी हमें कमेंट में बताइए। थैंक यू।